ईशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे अलग अलग सेगमेंट्स के माध्यम से आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। इसी सिलसिले को आज भी जारी रखेंगे और साझा करेंगे कुछ खास जानकारियां। आइए इसके लिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट मंत्रालय से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन का उद्देश्य है भारत में दालों, चावल, गेहूं और पोषक अनाजों का उत्पादन बढ़ाना। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का विस्तारित रूप है। इसके बारे में कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से क्या जानकारी दे रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के फसल विभाग के सहायक आयुक्त डॉक्टर चंद्रमोहन। आइए देखते हैं। आज मैं सभी किसान भाई और बहनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन की जो नई गाइडलाइन वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू हुई है उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन है जो 2007 से चला आ रहा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि धान, गेहूं और जो दलहनी फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़ाना। यह जो मिशन था इसको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई और आने वाले सालों में इसमें कोर्स सीरियल्स, न्यूट्री सीरियल्स और ऑयल सीड्स को भी जोड़ा गया और बाद में इसमें सीड विलेज कंपोनेंट को भी जोड़ा गया। इसकी सफलता को देखते हुए कैबिनेट द्वारा इस स्कीम को वित्तीय वर्ष 25-26 में भी आगे नई गाइडलाइन के साथ लॉन्च किया गया है, जिसकी नई गाइडलाइन आ चुकी हैं। इसके मुख्य जो घटक हैं उसमें जो विभिन्न फसलें हैं जैसे कि राइस है, वीट है, कोर्स सीरियल्स है और मिलेट्स है और हमारा जो कमर्शियल क्रॉप्स है एवं सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल जो हमारा पूर्व में एक स्कीम चलती थी उसको इसके सीड कंपोनेंट के 7 घटकों में बांटा गया है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय को बढ़ाना, नई प्रजातियों को बीज किसानों को अच्छी दरों पे उपलब्ध कराना और डेमोन्स्ट्रेशन और अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज को सस्ते दामों पर किसान को उपलब्ध कराते हुए उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इस स्कीम को पुनर्जीवित करके लॉन्च किया गया है और इसमें जो मुख्य घटक हैं उसमें डेमोन्स्ट्रेशन एक पार्ट है, जिसमें जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या स्टेट में जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर केवीकेज है, वो डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से किसान भाइयों के खेत पर नई प्रजातियों का डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं, जिसका लाभ किसान भाई बहन इन संस्थाओं से जुड़कर ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो विभिन्न फसलों का जो इस स्कीम के अंतर्गत आती हैं उसके सस्ते बीज भी किसान भाई और बहन अपने जो कृषि विभाग है इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ INM, IPM को भी बढ़ावा इस स्कीम में दिया गया है ताकि किसान भाई अपनी फसल को कीटों से और विभिन्न बीमारियों से बचा सकें और उसका शस्य क्रियाओं को सही तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। साथ साथ जो हमारी विगत वर्ष में जो सबमिशन और सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल स्कीम चलती थी, जिसे विभिन्न घटक जो सीड से रिलेटेड थे उसका भी समावेश इस स्कीम में कर दिया गया है। तो उसके भी जो घटक हैं उसका भी लाभ इसी नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत किसान भाई विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जुड़ के ले सकते हैं। इस जो स्कीम की नई गाइडलाइन है भारत सरकार की विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध है। इसका लाभ उठाने के लिए किसान भाई अपने निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, SCUs या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, आईसीआर इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं और इसके विभिन्न घटकों का लाभ उठा सकते हैं। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब बढ़ते हैं आगे। देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। किसान साथियों, किसी भी फसल की नींव पड़ती है बेहतर पौध उत्पादन से और इसके लिए किसान नर्सरी तैयार करते हैं, जिसकी कई तरह की विधियां हैं। ट्रे में आप किस तरह से नर्सरी उत्पादन कर सकते हैं, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
सब्जियों के बिना थाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे देश में अलग अलग मौसमों के लिए अलग अलग तरह की सब्जियां उपलब्ध रहती हैं। ज्यादातर सब्जियां 2 चरणों में उगाई जाती हैं। पहले चरण में नर्सरी तैयार होती है और दूसरे चरण में उनकी मुख्य खेती। अगर आप ट्रे में नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो टमाटर, बैंगन और बेल वाली सब्जियों के लिए 18 से 20 घन सेंटीमीटर वाली ट्रे की जरूरत होगी, जबकि शिमला मिर्च, फूल गोभी और सलाद वाली सब्जियों के लिए 8 से 10 घन सेंटीमीटर की। इस तरह के प्लास्टिक ट्रे में शंकु के आकार वाले खाने बने होते हैं। शंकु आकार का मतलब है कि ये खाने ऊपर से चौड़े और नीचे की ओर संकरे होते चले जाते हैं। बीज इन्हीं खानों में बोए जाते हैं। ट्रे में बीज बोने के लिए मिट्टी नहीं, बल्कि अलग तरह का पदार्थ चाहिए। इस पदार्थ में 3 हिस्से कोकोपीट, 1 हिस्सा वर्मिकुलाइट और 1 हिस्सा परलाइट का होगा। इस मिश्रण को पानी में भिगोकर खानों में भर देंगे और हर खाने में एक एक बीज बोया जाएगा। बुआई के बाद बीज को वर्मिकुलाइट से ढक दिया जाएगा। वर्मिकुलाइट इसलिए क्योंकि इसमें नमी ज्यादा देर तक बनी रहती है। बीजों के अंकुरण के समय तापमान अनुकूल हो तो ट्रे को बाहर भी रख सकते हैं, वरना अंदर रखना ही बेहतर रहता है। गर्मियों के समय दिन में 2 बार और सर्दियों में 1 बार सिंचाई करनी होगी। बुआई के लिए 1 हफ्ते बाद पानी के साथ नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस मिलाकर छिड़काव किया जाएगा। इस तरह उगाई पौध 22 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है, जबकि आम विधि में ये 1 माह का वक्त लेती है। ट्रे के पौधे मुख्य खेत में रोपाई के बाद जल्दी पनपते हैं और बेहतर पैदावार देते हैं। आमतौर पर रोपाई सुबह या शाम के समय करें। ज्यादा गर्मी हो तो शाम का वक्त ही चुनें। ट्रे में पौध तैयार करने के कई फायदे हैं। एक तो इसमें बेमौसमी पौध भी आसानी से तैयार हो जाती है। दूसरे, मिट्टी जनित बीमारियों का खतरा नहीं रहता। तीसरे, कम जगह में ज्यादा पौध तैयार हो जाती है। और चौथे, पौध को ट्रे सहित कहीं भी लाना ले जाना आसान होता है। इसके अलावा पौधों की बढ़वार एक समान होती है और जड़ें नहीं टूटती। जड़ें न टूटने की वजह से ही फसल जल्द तैयार हो जाती है। ट्रे में संकर किस्मों के बीज की बर्बादी कम होती है और सभी पौधे विषाणु से मुक्त होते हैं। ट्रे में पौध तैयार करेंगे तो उसे बेचना भी आसान होगा और नर्सरी का व्यवसाय करना भी। आधुनिक तरीकों ने खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज अगर हमारा देश रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले पा रहा है तो उसमें नई तकनीक का बड़ा योगदान है। ट्रे विधि से नर्सरी तैयार करना भी आधुनिक तकनीक है जो किसानों का काम न सिर्फ आसान बना सकती है बल्कि ज्यादा लाभकारी भी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे ई नाम योजना से जुड़ी एक जरूरी खबर की, जिसमें अब सब्सिडी का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। क्या है ई नाम योजना? ई नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
जहां किसान अपनी फसल देश भर की मंडियों में बेच सकते हैं, वो भी पारदर्शिता और बेहतर दाम के साथ। क्या है नया नियम? अब ई नाम पोर्टल के माध्यम से मिलने वाली सरकारी सब्सिडी या सहायता योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार नंबर देना जरूरी कर दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लाभ सही और पात्र किसानों तक पहुंचे। सरकार का मकसद क्या है? पारदर्शिता बढ़ाना, फर्जीवाड़ा रोकना, असली किसानों को सीधे लाभ पहुंचाना। क्या करना होगा किसानों को? अगर आप ई नाम पर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो अपने प्रोफाइल में आधार अपडेट करें। अगर अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अपने नजदीकी मंडी ऑफिस या सीएससी केंद्र पर जाकर तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। बैंक खाता और मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक होना चाहिए। फायदे क्या होंगे? सीधी सब्सिडी खाते में मिलेगी, बिना बिचौलियों के बेहतर दाम, मंडियों में बिक्री की पारदर्शी प्रक्रिया। तो किसान भाइयों, अगर आप ई नाम योजना के जरिए लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना आधार अपडेट करें ताकि आपको सरकार की सभी सुविधाएं बिना रुकावट मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब मिलते हैं एक सफल किसान से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। हमारे देश में बहुत से किसान हैं जो कृषि क्षेत्र में सफलता की इबारत लिख रहे हैं। इसके पीछे छिपी होती है कड़ी मेहनत, लगन और इसके साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह। ऐसे ही खास सफल किसान से आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के इस सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आज बात एक ऐसे ही किसान रवदीप सिंह की करते हैं जो पंजाब के रहने वाले एक सफल किसान है, जिन्होंने अपने फार्म पर रसायनों का इस्तेमाल ना करके 11 साल से जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया है, जिससे वे लाभान्वित भी हो रहे हैं। 2009 में मेरे मदर बीमार हुए, उनको कैंसर था, तो वहाँ से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। उससे पहले मैं केमिकल फार्मर ही था, सब्जियों की खेती करता था और काफ़ी केमिकल यूज़ करता था। तो सबसे पहले तो मेरे को लगा कि यार जो हम खा रहे हैं तो वो तो सबसे पहले हमारे घर में ही हमें नुकसान दे रहा है। तो वहाँ से मेरी सोच थोड़ी बदलनी शुरू हुई। 2011 में मैंने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे शुरू की। तो शुरुआत में मैं बासमती और गेहूं की फसल करता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सीख रहा था ये बातें, कुछ खेती विरासत मिशन जो एनजीओ है उसके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग्स की। केवीके के साथ एक यहाँ हंडिया में एक ट्रेनिंग वहाँ पे भी लगाई थी। तो मेन बात जो सीखने में आई वो थी कि क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। अब पिछले 4-5 साल से मैंने बासमती की खेती तो बंद कर दी है और पूरा एक जो कहेंगे कि मिक्स्ड क्रॉप वाला जो सिस्टम है वो शुरू किया हुआ है। और इस वक्त मेरे पास मेरे खेतों में पूरे साल में 40 के आसपास फसलें होती हैं, जिसमें इस वक्त गेहूं, सरसों, अलसी, सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स भी हैं और दालें भी हैं। तो वो सारी फसलें सारा साल लगभग चलती रहती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसान अगर 1 या 2 फसल की जगह पर मिश्रित खेती को अपना ले, जिसमें मुख्य फसलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दलहनी फसलें लगाई जाती है, तो किसान ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। इसी सोच को अपनाकर रवदीप सिंह भी अपने खेतों में मिश्रित खेती कर रहे हैं। इनके खेत में लगभग 40 तरह की फसलें लगी हुई है, जैसे गेहूं, अलसी, सरसों, दलहनी फसलें, सब्जियां और फल। इन सभी फसलों की खेती रवदीप सिंह जैविक पद्धति द्वारा ही करते हैं। इस जो खेती से जो हमें उपज होती है, हमारी वो 3 तरह की मार्केट है जिसको हम कवर करते हैं। एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर से, हमारे खेत से ही बिकती हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, जैसे गेहूं है या सरसों वगैरह, अलसी वगैरह। दूसरा सामान हम शनिवार को यानी हफ्ते में एक दिन बरनाला शहर में, हमारा यहाँ शहर है पास में, उसमें हम एक दिन की फार्मर्स मार्केट लगाते हैं। उसमें हमारी सारी सब्जियां, फल, जो भी हमारा मतलब सामान होता है रिटेल वाला, वो वहाँ बिकता है। और तीसरी मार्केट हम जो जनरल मार्केट है, आम मंडी है जो अपनी शहर की, हम उसे कवर करते हैं, जो हमारे पास बल्क प्रोडक्शन होती है, चाहे वो फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों। तो हम तीनों तरह की मंडी को लेके चलते हैं। तो उसमें ऐसा है कि हमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। बाकी जो
आज से 10 साल पहले जो हमारा खर्चा था लेबर का, जो काफ़ी ज़्यादा था और मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी जो है कि इस वक्त हमारा खर्चा काफ़ी डाउन आ गया है और फसलें जो हैं वो पहले से ज़्यादा, पैदावार भी अब अच्छी हो गई है 10-11 साल में, तो अभी हमारी आमदन बढ़ी है और थोड़े खर्चे कम हुए हैं। रवदीप सिंह की कड़ी मेहनत और जैविक विधि की तरफ रुझान को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के वैज्ञानिक भी इनके संपर्क में आए। उनका मकसद रवदीप को जैविक पद्धति के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराना था। साथ ही रवदीप को मिश्रित खेती के बारे में जानकारी देना भी था। पढ़े लिखे होने के कारण रवदीप सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर जैविक खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी ली और आज वे विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त हुए तमाम जानकारियां हासिल कर जैविक पद्धति को अपनाकर अपने फार्म पर खेती कर रहे हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकर आएंगे कुछ और खास जानकारी अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज की खबर जुड़ी है कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति से, जहां नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है। क्या है ताजा अपडेट? नाबार्ड ने एक एग्री फिनेटेक स्टार्टअप में 10% हिस्सेदारी खरीदी है। इस कदम का मकसद है देश में किसानों को डिजिटल तरीके से आरण देने की प्रक्रिया को और आसान और पारदर्शी बनाना। क्या है फायदा? अब किसान मोबाइल ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए तेजी से लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
बैंकिंग प्रक्रिया होगी कम कागजी और ज्यादा डिजिटल। लोन पास होने में समय बचेगा और किसान समय पर खेती के जरूरी कामों में पैसा लगा सकेंगे। नाबार्ड की भूमिका क्यों अहम है? नाबार्ड पहले से ही ग्रामीण क्षेत्र में लोन, सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करता है। अब टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर यह किसानों को स्मार्ट और आसान लोन सिस्टम देने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। किसानों के लिए सुझाव: अगर आप डिजिटल लोन लेना चाहते हैं तो अपने आधार, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाते को अपडेट रखें। अपने नजदीकी बैंक या कृषि केंद्र से इस सुविधा के बारे में जानकारी लें। डिजिटली जागरूक बनें ताकि सरकार और संस्थाओं की नई योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों, डिजिटल लोन सिस्टम से भविष्य की खेती और वित्तीय योजनाएं और भी सशक्त बनेंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, नजर डाल देते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कई तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से खास योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इस योजना के तहत किसानों को सुविधा मिलती है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए पंप सेटों को इस्तेमाल करने की। ये योजना कितनी लाभकारी साबित हो रही है, आइए देखते हैं। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज आपके लिए जो जानकारियां हम लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार और सुझाव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।